कोई भी राष्ट्र का ध्वज अभिव्यक्ति और आजादी का प्रतीक है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। आइए हम भी अपने घर तिरंगा लहराएं और इस जश्न का हिस्सा बने। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। देश और दुनिया की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ दीक्षा कोहली। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ताइवान संकट पर भारत की संयम बरतने और क्षेत्र में तनाव घटाने की अपील। विदेश मंत्रालय ने हाल के घटनाक्रम पर जताई चिंता। यथास्थिति बदलने की एक तरफा कार्रवाई से बचने की सलाह। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार की सलाह। स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आयोजन से बचें राज्य। आज से कार्बोवैक्स वैक्सीन की बूस्टर डोज शुरू। राजस्थान में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। हथनी कुंड से पानी छोड़ने से दिल्ली में खतरे के निशान के पार यमुना का जलस्तर। मध्य प्रदेश के धार में बांध में रिसाव के चलते खाली कराए गए 11 गांव। और स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने की लोगों से उत्साह की सराहना। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर घर घर लहराएगा तिरंगा। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर आज मुलाकात की। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस पर इस वन्य जीव के संरक्षण में लगे लोगों की सराहना की और हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के साथ आज 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले 3 सशस्त्र बलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए देश भर से 151 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है। इसमें 28 महिला अधिकारी शामिल हैं। देश में इस साल जुलाई महीने के दौरान कुल कोयला उत्पादन 11.37% बढ़कर 6 करोड़ टन हो गया है। कोयला ढुलाई भी 8.51% बढ़कर 67 मिलियन टन हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम से संबंधित प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A को चुनौती दी गई है। भारतीय वायुसेना का एक दल उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए आज मलेशिया के लिए रवाना हुआ। ये सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच किया जा रहा है। न्यूजीलैंड ने कोविड महामारी शुरू होने के बाद पहले क्रूज जहाज का स्वागत किया, जो देश के पर्यटन उद्योग के सामान्य स्थिति में लौटने का संकेत है। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने इस साल के आखिर में कतर में होने वाले विश्व कप को एक दिन पहले शुरू करने का फैसला किया। अब ये टूर्नामेंट 20 नवंबर को शुरू होगा। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक आर्कटिक पिछले 43 वर्षों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई है। और अब खबरें विस्तार से। ताइवान संकट के बाद भारत ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में शुक्रवार को कहा कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है तथा क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से दूर रहने का आह्वान करता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ताइवान के मुद्दे पर पूछे गए सवालों पर कहा कि हम संयम बरतने
और क्षेत्र में तनाव घटाने और शांति और स्थिरता बरकरार रखने के प्रयास करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से दूर रहने व संयम बरतने का अनुरोध करते हैं। अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने और स्टेटस को बदलने के लिए यूनिलैटरल एक्शन से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का अनुरोध करते हैं। भारत की प्रासंगिक नीतियां वेल नोन है। चीन ने ताइवान के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास समुद्र में कई दिनों तक सैन्य अभ्यास किया था। इसके जवाब में ताइवान ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए चीन के सैन्य अभ्यास का मुकाबला करने के लिए अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। ताइवान ने चीन पर पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा का उपयोग ताइवान पर आक्रमण की तैयारी के लिए करने का आरोप लगाया था। ताइवान को चीन अपनी एक चीन नीति के तहत अपना हिस्सा बताता है। चीन के रवैये की दुनिया भर के कई देशों ने आलोचना की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, देखा जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन ने आक्रामक रुख अपना लिया। ताइवान बॉर्डर पर उन्होंने सैन्य अभ्यास भी किया। ऐसे में चीन ताइवान की जो तनातनी हाल ही में देखने को मिल रही है, इस पे भारत का क्या रुख है? हाँ, देखिए, भारत की नीति इस मामले में पहले से ही काफी स्पष्ट रही है कि भारत किसी भी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन चूंकि चीन और ताइवान का मामला है, वो सिर्फ चीन और ताइवान का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक के हिंद प्रशांत के इलाके को इससे नुकसान पहुंचता है, वहाँ की शांति में खलल होती है। इसलिए भारत में गहरी नाराजगी है इस बात को लेकर, जिस तरीके से चीन का बर्ताव था कि किसी एक हाउस ऑफ जो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर वहां चली जाती है तो उससे कोई ऐसी बड़ी स्थिति नहीं बन जाती है जिसपे कि चीन को इतना आक्रामक होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए भारत ने कहा है कि जिस तरीके से चीन का, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से चीन ने आक्रामक रुख अपनाया, वह जो है वो काफी इस इलाके की शांति के लिए खतरा है। और जो भी मामले हैं चीन और ताइवान को इस मामले में आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। यही जो बात है, यही भारत की नीति है। लेकिन एक बात और है जो काफी रोचक बात है कि देखिए, दुनिया में चीन चाहता है कि हर देश जो है उनको बोले वन चाइना पॉलिसी का हम समर्थन करते हैं। भारत भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। लेकिन नाराजगी इतनी है कि आज इस पूरे स्टेटमेंट में भारत ने न चीन का नाम लिया न ताइवान का नाम लिया। और एक चीन के पत्रकार ने इस बात के भी पूछा कि हिंद जो वन चाइना पॉलिसी है उस पर भारत का क्या रुख है, तो भारत ने किसी का नाम लिए हुए न वन चाइना पॉलिसी का नाम लिया। भारत ने यही कहा कि जो पुरानी नीति है वो जग जाहिर है। तो निश्चित तौर पे इस बात को घोषित करता है कि जिस तरीके से चीन की स्थिति पूरे, आप देखिएगा कि दक्षिण चीन सागर में पूरी तरह आक्रामक की स्थिति है, भारत की सीमा पे चीन की आक्रामक की स्थिति है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश, सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का ऐसा मामला है जिसमें कि क्षेत्र की अशांति फैलती है। और पिछले दिनों जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो व्यापारिक दुनिया की व्यापारिक स्थिति पे असर पड़ा है, उससे भी भारत की चिंता काफी वाजिब है। तो चीन और ताइवान दोनों हमारे व्यापारिक सहयोगी हैं और चीन के साथ बड़ा व्यापार है, ताइवान के साथ भी हमारा काफी महत्वपूर्ण व्यापार है। तो इस मामले में भारत नहीं चाहता कि इस इलाके की शांति में किसी तरह से खलल पहुंचे। बिल्कुल, व्यापारिक शांति में किसी भी तरह की खलल नहीं हमें चाहिए। ये भारत का जो रुख है ये वाकई काबिल तारीफ है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खाने पीने का सामान सस्ता होने से खुदरा महंगाई जुलाई में 6.71% पर आ गई है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2022 में महंगाई दर 7.01% थी, जबकि पिछले साल जुलाई में 5.59% थी। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य मुद्रास्फीति भी जुलाई महीने में नरम पड़कर 6.75% पर पहुंच गई। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 7.0% से ऊपर रही है। वहीं विनिर्माण, बिजली और खनन जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के साथ देश का औद्योगिक उत्पादन जून में 12.3% बढ़ गया।
ये लगातार दूसरा महीना है जब औद्योगिक उत्पादन में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई है। इस साल मई में आईआईपी 19.6% बढ़ा था, जबकि अप्रैल में इसमें 6.7% की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन जून 2021 में 13.8% बढ़ा था। विनिर्माण क्षेत्र में इस साल जून में 12.5% की वृद्धि हुई। पिछले साल इसी महीने में यह 13.2% बढ़ा था। बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर जून में 16.4% रही, जबकि जून 2021 में इसमें 8.3% की वृद्धि हुई थी। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर जून महीने में 7.5% रही। एक साल पहले जून में इसमें 23.1% की वृद्धि हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति को गुलदस्ता भेंट किया। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद दोनों नेताओं की पहली औपचारिक मुलाकात है। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण मुहैया कराने के लिए देश भर में 2 लाख से अधिक नई प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के गठन की जरूरत है। अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में फिलहाल 95,000 से अधिक पैक्स समितियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें से करीब 63,000 समितियां ही सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स समितियां कृषि क्षेत्र की कर्ज प्रणाली की आत्मा है, लिहाजा उनका सशक्तिकरण और विस्तार जरूरी है। साथ ही उन्होंने देश की प्रत्येक पंचायत तक ले जाने के लिए विभिन्न कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सबसे पहला काम सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का ये होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है, इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वीर गाथा प्रतियोगिता के सुपर 25 छात्रों को दिल्ली में आज सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता के लिए आई छात्र प्रविष्टियों में उनकी रचनात्मकता, जोश और उत्साह परिलक्षित होता है। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान को खूबसूरती से चित्रित किया है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए छात्रों से वीरता और बुद्धिमत्ता के बीच संतुलन बनाने और एकजुट होकर काम करने का अनुरोध किया। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारे जवानों का शौर्य स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आसियान के सदस्य देशों के एक संयुक्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में हुई इस मुलाकात के दौरान जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के लिए आसियान को काफी अहम बताया, वहीं उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत में विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भारत और आसियान की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व के मामलों में आसियान की सहयोग से भारत अपनी सक्रियता को एक्ट ईस्ट नीति के मुताबिक जारी रखेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यात्रा में आए आसियान अंतर संसदीय विधानसभा प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यात्रा हमारे देशों के बीच अधिक बार संसदीय आदान प्रदान को उत्प्रेरित करेगी और बढ़ते भारत आसियान संबंधों को आगे लेकर जाएगी। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोई बड़ी सभा नहीं हो और सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,561 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,23,535 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.28% है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे समाचार राज्यवार। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।
अभी हम लोग ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और वैक्सीन रिसर्च, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एंड वैक्सीनेशन में आत्मनिर्भर भारत की कहानी भी लिख रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत, हम उसके लिए विशेष कुछ कर रहे हैं इस समय। इंडिया एक एकलौता देश है दुनिया में प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर 3 प्रकार की हेल्थ सिस्टम आज के दिन में विद्यमान है। पारंपरिक युद्ध के बजाय छद्म युद्ध के युग में आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। Cybercrime is another internal threat and it's really emerging very fast. Artificial intelligence is playing a very vital role in the internal security. Social media, cyber crimes, इससे right now जो situation create हो रही है उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। जब भी बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा लैंड की बात करते हैं, बट जितना खतरा हमें लैंड से है उससे ज़्यादा खतरा हमें पानी से है। नमस्कार, मैं विदुषी शन्नो खुराना हूँ। जल्दी ही मैं अभिव्यक्ति प्रोग्राम में आपके सामने उपस्थित होंगी, ज़रूर देखिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में कोविड पीड़ित परिवारों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में नाव पलटने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। साथ ही पीड़ितों को तत्काल सहायता और राहत प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 लोग लापता हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर राजकोट में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। श्रीनगर के डल झील में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा शिकारा रैली आयोजित की गई। शिकारा रैली को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार सरकार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कमांडो राजद नेता की सुरक्षा में शामिल होंगे। बिहार में बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी के नेता जगह जगह जनादेश से विश्वासघात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हमला मध्यरात्रि के करीब हुआ। दिल्ली पुलिस ने गोला बारूद की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 2000 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ पवित्र गुफा में आरती के साथ अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी वर्चुअल माध्यम से पूजा में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की एमरॉल्ड परियोजना से जुड़े सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को ढहाने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। तकनीकी या मौसम संबंधी स्थिति में टावर को ढहाने की सीमा में 4 सितंबर तक ढील दी गई है। और अब खबरें मॉनसून से जुड़ी हुई। मॉनसून के दौरान इस साल राजस्थान में हुई अच्छी बारिश से सावन का महीना पूरा होते होते राज्य के 101 बांधों के जलाशयों में पानी पूरा भर गया। हालांकि राज्य में मॉनसून की बारिश का दौर अभी भी जारी रहने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 716 बांधों में 767 करोड़ घन मीटर पानी है, जो कि 2021 में इसी अवधि में 711 करोड़ घन मीटर था। राजस्थान में छोटे बड़े कुल 716 बांध हैं, जिनमें से 101 बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 373 आंशिक रूप से भरे हुए हैं और 231 खाली हैं। इस बीच राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिन के दौरान अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के धार जिला में मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर कारम नदी पर बन रहे एक बांध से पानी का रिसाव बढ़ गया, जिसके बाद बांध के निचले क्षेत्र में बसे 11 गांवों को खाली करवा लिया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे भारूड़पुरा के निचले गांव कोठीडा में स्थित ये बांध पानी से लबालब भर गया और बांध से पानी का रिसाव शुरू हो गया। प्रशासन और जन संसाधन विभाग ने रिसाव रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के सूरत में उकाई बांध का पानी छोड़े जाने के बाद तापी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पानी छोड़े जाने के बाद सूरत नगर निगम ने लोगों को अलर्ट भी किया है। सूरत शहर के निचले इलाकों में तापी नदी का पानी घुसने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नगर निगम ने अजगान में नदी के किनारे जाने पर भी रोक लगा दी है। बाढ़ को रोकने के लिए हनुमान टेकरी, मकई पुल और भरीमता में बाढ़ के द्वार बंद कर दिए गए हैं। बारिश के पानी को नदी में छोड़ने के लिए इन स्थानों पर डी वाटरिंग पंप भी लगाए गए हैं। प्रशासन मौके पर नजर बनाए हुए है। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। खासकर तुंगा और तुंगभद्रा नदियों के आसपास के इलाके डूब गए हैं। भारी जल प्रवाह के बाद तुंगभद्रा बांध से तुंगभद्रा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं कोपल में गंगावती पुल पानी में डूब गया है। तुंगभद्रा बांध, जिसकी भंडारण क्षमता 1633 फीट है, का जल स्तर पहले से ही 1631 फीट तक पहुंच गया है। हालात को देखते हुए नदी के निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने फोर्टिफाइड यानी अतिरिक्त पोषक तत्वों से युक्त चावल योजना के दूसरे चरण के तहत अप्रैल से अभी तक पीडीएस के जरिए करीब 6.83 टन चावल का वितरण किया है। माफ कीजिएगा, 6.83 लाख टन चावल का वितरण किया है। इस योजना की शुरुआत से अब तक राज्यों में लगभग 17.51 लाख टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योजना के पहले चरण यानी कि अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। इसके बाद ये एकीकृत बाल विकास सेवाओं और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की गई थी। फोर्टिफाइड चावल खाद्य नियामक FFSI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाया जाता है। इसमें चावल को 3 सूक्ष्म पोषक तत्वों आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ मिश्रित करने की सलाह दी गई है। दूसरे चरण में लगभग 52% जिलों ने खाद्यान्न ले लिया। सरकार का उद्देश्य 2024 तक सभी योजनाओं के माध्यम से पोषण संवर्धित चावल का वितरण करना है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास गोलाबारी की खबरों पर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के इस्तेमाल हो चुके ईंधन भंडारण केंद्र के पास गोलाबारी की खबरों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके नतीजे लोगों के लिए गंभीर हो सकते हैं। साथ ही नई दिल्ली ने परमाणु केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपसी संयम बरतने का आह्वान भी किया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट लड़ाई से केंद्र को कुछ नुकसान हुआ है और उन्होंने तत्काल एक निरीक्षण मिशन को संयंत्र का दौरा करने की अनुमति देने का आह्वान किया है। वहीं भारत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ मिलकर आवाज उठाने में असमर्थ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 9 अगस्त को यूएनएससी ने भारत ने खुली बहस में यह मुद्दा उठाया था। चीन ने हाल ही में भारत और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादी पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को बाधित किया था। India will continue to pursue its principled position of bringing these terrorists to justice, including through the UN Security Council Resolution 1267 sanctions regime. फ्रांस के गोताखोर ने फ्री डाइविंग में 120 मीटर गोता लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।